की राज दुलारी, जिसे कहते हिंदी दुनिया सारी। भारत माँ की राज दुलारी, जिसे कहती हिंदी दुनिया सारी। माथे पर ये लगा के बिंदी, पूरे भारत में छाई है। माथे पर ये लगा के बिंदी, पूरे भारत में छाई है। हिंद देश की भाषा हिंदी, नहीं विदेश से आई है। हिंद देश की भाषा हिंदी, नहीं विदेश से आई है। माथे पर ये लगा के बिंदी, पूरे विश्व में छाई है। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको हिंदी पखवाड़ा की बधाई देती हूँ, क्योंकि ये सितंबर का माह है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाएंगे। तो आज इसी सिलसिले में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण का पाठ लेकर आई हूँ। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत मैं एक कुछ शब्दों से करती हूँ। थे आदर अपनी करते का, राजा प्रजा दशरथ। बच्चों, मेरे इन शब्दों को दोबारा सुनिए। थे आदर अपनी करते का, राजा प्रजा दशरथ। क्या आपको इन शब्दों के जोड़ में कोई अर्थ मिला? शायद नहीं। शायद क्या, निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि ये शब्द तो है लेकिन अव्यवस्थित रूप में है, जो निरर्थक है। अब मैं दूसरे कुछ शब्द पढ़ती हूँ। राजा दशरथ अपनी प्रजा का आदर करते थे। सुना बच्चों? राजा दशरथ अपनी प्रजा का आदर करते थे। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, जो शब्द मैंने कुछ देर पहले कहा था, ये सारे शब्द इस वाक्य में है। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने कहा वाक्य, इस वाक्य, अर्थात यहाँ इन शब्दों का जोड़ से एक अर्थपूर्ण वाक्य निकला है ना बच्चों? राजा दशरथ अपनी प्रजा का आदर करते थे। जी हाँ बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि शब्दों का व्यवस्थित रूप, जो एक अर्थपूर्ण वाक्य है। राजा दशरथ अपनी प्रजा का आदर करते थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक वाक्य तभी बनता है जब उनके शब्दों को हम व्यवस्थित ढंग से सजाएं। अगर हम शब्दों को सही ढंग से नहीं सजाएंगे तो उन शब्दों से वाक्य कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो बच्चों, आज हम वाक्य से संबंधित पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले मैं बताती हूँ वाक्य की परिभाषा। वाक्य क्या होते हैं? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। समझ में आई बच्चों? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने पहले ही आपको उदाहरण दिया, ये आदर अपनी करते राजा प्रजा दशरथ, ये निरर्थक शब्द थे, लेकिन जब इन्हीं शब्दों को मैंने सजा के लिखा तो राजा दशरथ अपनी प्रजा का आदर करते थे, यानी एक अर्थपूर्ण वाक्य हमारे सामने आ गया है। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। यह है कि वाक्य कैसे बनते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे ममता विद्यालय जाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, शुभम बाजार जाता है, अवनी पूजा करती है, पानी बरस रहा है। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में व्याकरण का अपना एक विशेष स्थान है, क्योंकि व्याकरण के बिना कोई भी भाषा फलती फूलती नहीं है। तो यहाँ ममता विद्यालय जाती है,
पक्षी आकाश में उड़ते हैं, शुभम बाजार जाता है, अग्नि पूजा करती है, पानी बरस रहा है। तो यहाँ हमने 5 वाक्य लिए जो सुनिश्चित ढंग से लिखे गए हैं और इसका अर्थ निकल रहा है। तो अर्थ निकलने से ही हम इसे एक पूर्ण वाक्य कह सकते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला विषय है वाक्य के अंग। वाक्य के विशेष रूप से 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सरल करके समझाने का कोशिश करती हूँ। हम फिर से अपनी पुरानी पंक्ति को लेते हैं, पुरानी जो मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ी वाक्य। ममता विद्यालय जाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अग्नि पूजा करती है, पानी बरस रहा है। यहाँ ममता, पक्षी, शुभम, अग्नि, पानी, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। आप जानते हो जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं। तो यहाँ जो संज्ञा शब्द है यही उद्देश्य है। उद्देश्य तात्पर्य है करता है, यानी ये संज्ञा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनकी क्रियाओं की बातें हो रही हैं। जैसे ममता विद्यालय जाती है, ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, शुभम बाजार जाता है, अग्नि पूजा करती है, पानी बरस रहा है। बच्चों, यहाँ मैंने आपको बताया कि वाक्य में जो संज्ञा शब्द थे वो उद्देश्य है, और जो विद्यालय जाती है, आकाश में उड़ते हैं, बाजार जाता है, पूजा करती है, बरस रहा है, ये विधेय है। ये जो विधेय है ये उद्देश्य की क्रियाओं को प्रकट करता है। उद्देश्य और विधेय को समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा और सरल करना चाहूंगी ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आए। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए। उद्देश्य क्या होता है? यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाता है। जैसे मैंने कहा संज्ञा शब्द, यानी संज्ञा यानी कर्ता क्या कर रहा है। और विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा या बताया गया है वो विधेय है। जैसे बच्चों यहाँ देखिए आप, मैंने कुछ पंक्तियां यहाँ लिखी है। मोहन बीमार है, तो जो मोहन है उसको मैंने लाल रंग से रेखांकित किया है, और बीमार है इसको मैंने हरे रंग से रेखांकित किया है। तो ये जो मोहन यानी लाल रंग से रेखांकित है वो आपका उद्देश्य है, और बीमार है जो हरे रंग से रेखांकित है वो विधेय है। उसी तरह कोयल मधुर गाती है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने उद्देश्य और विधेय को अलग किया है। तारे आसमान में चमक रहे हैं, तो तारे लाल रंग से रेखांकित है यानी उद्देश्य है, और आसमान में चमक रहे हैं ये हरे रंग से रेखांकित है तो ये विधेय है। चांद छिप गया, चांद लाल रंग से रेखांकित है और छिप गया हरे रंग से रेखांकित है। ठीक उसी तरह सूरज पूरब दिशा से निकलता है, बादल घिर आए हैं, वायु प्रदूषित हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कि जितने भी संज्ञा शब्द यानी कर्ता शब्द है वो सब उद्देश्य है, और जो हरे रंग से रेखांकित किया गया है वो सारे विधेय है। बच्चों आपने समझा वाक्य क्या है, वाक्य के कितने अंग हैं। अब हम चलते हैं वाक्य के भेद। रचना के आधार पर देखा जाए तो बच्चों वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूंगी कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है। बच्चों मैं थोड़ा सा हट के आपको ये बताना चाहूंगी कि वास्तव में जब हम हिंदी पढ़ते हैं
व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितना व्याकरण जानेंगे उतनी हमारी भाषा शुद्ध और सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय होने से तात्पर्य है हम यदि कुछ भी लिखना चाहे तो हम आराम से लिख पाएंगे। तो हमारा आज का जो व्याकरण का पाठ है, इसमें मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को बहुत आनंद लेते हुए समझ सके। तो बच्चों, मैं फिर से चलती हूँ सरल वाक्य की ओर। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, ये एक सरल वाक्य हो गया। वह साधु है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बालक रो रो कर चुप हो गया, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है। ये सारे जो है एक सरल वाक्य है। लेकिन बच्चों, सरल वाक्यों के बाद एक और आता है संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है, जो दो वाक्य होते हैं। देखिए, मैं भाषा को बहुत साधारण तरीके से प्रयोग कर रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं समझाना चाहूंगी कि संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें एक या दो वाक्य होंगे, लेकिन उन दो वाक्यों को एक योजक शब्द के साथ जोड़ा जाता है। तो हम व्याकरणिक शब्दों में इसको किस तरह से बताएंगे? संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो, वाक्य में उपस्थित उपवाक्य या सरल वाक्यों को योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है। और ये योजक शब्द है लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, तथा, एवं, व, और, वरना, अन्यथा, इसलिए आदि। जैसे मुझे पढ़ाना था इसलिए मैं जल्दी ही कक्षा में आ गई। देखिए बच्चों, यहाँ दो वाक्य था, मुझे पढ़ाना था और मैं कक्षा में आ गई। देखिए, दो वाक्य था यहाँ, तो मैंने और से जोड़ा और एक जगह इसलिए से जोड़ा, है ना। यहाँ दो वाक्य को मैंने एक योजक शब्द से जोड़ दिया, तो इसी को कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब बच्चों, हम इनमें से भी कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे सुबह से शाम तक कार्यालय में घूमते रहे, सुबह से शाम तक कार्यालय में घूमते रहे किंतु काम नहीं बना। यहाँ देखिए किंतु शब्द आया है। किंतु ने इन दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। समझ में आया बच्चों? अगला देखिए, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जल्दी चलिए एक वाक्य था, देर हो जाएगी दूसरा वाक्य था, लेकिन हमने अन्यथा लगाकर हमने इस वाक्य को जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। आज विद्यालय जाना था इसीलिए सुबह जल्दी उठ गया, है ना। आजकल तो आपको नींद भी बहुत आ रही होगी क्योंकि बहुत दिनों से घर में हो, अब स्कूल खुल रहे हैं, विद्यालय आना है, तो इसीलिए विद्यालय आना था इसीलिए जल्दी उठ गया। यहाँ हमने दो वाक्य को इसलिए योजक से जोड़ दिया। सार्थक आया था परंतु बिना बोले ही चला गया। बात समझ में आई? सार्थक आया था ये एक वाक्य, बोले बिना चला गया ये दूसरा वाक्य। तो इन दो वाक्यों को हमने एक वाक्य में जोड़ दिया। सार्थक आया था परंतु, परंतु लगाकर हमने जोड़ा है इसको, सार्थक आया परंतु बोले बिना चला गया। तो पहले खा ले या टीवी देख ले। माँ डांटती है ना, आप खाते खाते टीवी देखते हो, तो ऐसे में माँ बोलती है तो पहले खा ले या टीवी देख ले, दोनों में से कोई एक काम कर ले। तो यहाँ माँ ने भी दो वाक्य को प्रयोग किया। पहला वाक्य था तो पहले खा ले और दूसरा वाक्य था टीवी देख ले। तो माँ ने इन दोनों वाक्यों को किस तरह जोड़ा? तो पहले खा ले या टीवी देख ले। तो बच्चों, इस तरह से संयुक्त वाक्य को हम कुछ योजक शब्दों द्वारा जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। अब तीसरा मैंने बताया क्या है? मिश्र वाक्य। बहुत सुंदर। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है?
जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे इसको थोड़ा अलग तरीका से देखते हैं। पहले तो मैं इसके भी योजक शब्द बता देती हूँ। इसके योजक शब्द है कि, जो सो, जो वह, ज्यों त्यों, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो, वही जिसे, जिसे उसे, जब तक, तब तक, ऐसा जो आदि। अब जब आप इसको वाक्य में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। यदि मैं परिश्रम करता, ये वाक्य का एक पार्ट है। यदि मैं परिश्रम करता, और वाक्य का दूसरा पार्ट है तो सफल हो जाता। यानी इसमें संभावना तभी बनी है जब आप परिश्रम करते हो। जब आप परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यहाँ आपका वाक्य क्या है? यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। बात आई समझ बच्चों? आगे देखिए, जब मैं ढूंढा तब वह मिला। ठीक है, जब मैं ढूंढा तब वह मिला। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो छात्र बीमार था वह ठीक हो गया। देखो बच्चों कैसे जोड़ा, जो बच्चा बीमार था वह ठीक हो गया। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जब तक पुलिस आती तब तक चोर भाग गए, जब तक पुलिस आती तब तक चोर भाग गए। बच्चों बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलने के लिए कुछ प्रश्न उठाते हैं। इन प्रश्नों को हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास सरल वाक्य कुछ होंगे, हम उसको उन सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदली करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह कुछ सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे, यानी वाक्य रूपांतरण। क्या कहते हैं इसको? वाक्य रूपांतरण। बच्चों जैसा कि मैंने कहा, अब हम कुछ वाक्य रूपांतरण यानी वाक्य का परिवर्तन करेंगे। जैसे हमारे पास एक वाक्य है, बालक रो रो कर चुप हो गया। आप जानते हैं, मैंने कुछ देर पहले बताया था ये एक सरल वाक्य है। तो हम इसको संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? बालक रो रो कर चुप हो गया। तो बालक रोता रहा और चुप हो गया, ये उसका संयुक्त वाक्य है। बालक रोता रहा और चुप हो गया। ठीक उसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। ये एक सरल वाक्य है। देखिए आप कॉलम में, यहाँ पे आपको जो कॉलम दिया गया है, यानी जो सारणी दी गई है, आप उस सारणी में देखिए, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तो इसका संयुक्त रूप क्या होगा, यानी संयुक्त वाक्य क्या होगा? मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी होगी। देखा बच्चों, यहाँ ऊपर वाले वाक्य में मैंने और का प्रयोग किया और दूसरे वाले वाक्य में मैंने परंतु शब्द का प्रयोग किया। तीसरा प्रश्न देखिए, कठोर होकर भी सहृदय बनो। यहाँ जब हम इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। अगला सरल वाक्य है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। यहाँ संयुक्त वाक्य रूप इसका होगा, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। ये सरल वाक्य था। अब हम इसको संयुक्त वाक्य में किस तरह से प्रयोग करेंगे? उसे फल खरीदने थे इसीलिए वह बाजार गया। उसे फल खरीदने थे इसीलिए वह
बाजार गया। अगला वाक्य देखिए, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। यहाँ और योजक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। बच्चों, जैसा हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतर किया, अब हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हैं। चलिए, पहला वाक्य है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। क्या वाक्य है? स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसको जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो इस तरह हो जाएगा, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी होते हैं। आई बात समझ बच्चों? देखिए, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। दूसरा वाक्य है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। सरल वाक्य क्या है? धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। अब इसको मिश्र वाक्य में कैसे लिखेंगे? जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। हमारा तीसरा वाक्य है, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। हाँ, अब आपको उत्तर आ गया, मुझे पता है, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसीलिए बाजार गया। बिल्कुल सही बच्चों। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। क्या है? दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो इसका उत्तर है, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना हो। थोड़ा सा लंबा है वाक्य, लेकिन बिल्कुल सटीक है। देखिए बच्चों, मैं इसको फिर से दोबारा पढ़ती हूँ। इसका सरल वाक्य, जो सरल वाक्य था, दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, इसका मिश्र वाक्य है, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना हो। अगला प्रश्न है, तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तो बच्चों, हाँ, समझ आ गया ना? तो मैं बताती हूँ, तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। बिल्कुल सही, आपने बताया कि तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। तो बिल्कुल सही, आपके दिमाग में आ गया है उत्तर। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। बिल्कुल सही। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हमने क्या करा था? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में आए थे। अब हम क्या करेंगे? संयुक्त वाक्य से हम सरल वाक्य की ओर आएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, तुम बाहर गए और वह सो गया। ठीक है, यहाँ और लगा है इसीलिए संयुक्त वाक्य है। अब हम इसको सरल वाक्य में कैसे करेंगे? हाँ, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। बिल्कुल सही। अब दूसरा देखिए, उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया। यहाँ इसलिए शब्द है संयुक्त वाक्य में, उसने झूठ बोला इसीलिए दंड पाया। तो इसका सरल वाक्य है, झूठ बोलने पर उसने दंड पाया। अगला प्रश्न है, माँ ने मारा तो बालक रूठ गया। यहाँ हम कान्हा जी को याद कर सकते हैं। माँ ने डांटा कि तुमने माखन क्यों चुराया, तो हमारा कान्हा रूठ गया और जाकर अकेले में बैठ गया। तो ठीक इसी तरह यहाँ माँ ने मारा तो बालक रूठ गया। हम इसका सरल वाक्य कैसे लिखेंगे? माँ के मारने पर बालक
रूठ गया। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, शशि गा रही है और नाच रही है। तो इसका सरल वाक्य है शशि गा और नाच रही है। अगला वाक्य देखिए, मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। क्या वाक्य है? संयुक्त वाक्य में लिखा गया है कि मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। तो सरल वाक्य है मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। अगला वाक्य देखिए, वह बाजार गया और केले लाया। वह बाजार गया और केले लाया। तो आप इसका सरल वाक्य कैसे लिखेंगे? वह बाजार जाकर केले लाया। वह बाजार जाकर केले लाया। अब हम क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। तो इसको मिश्र वाक्य में कैसे लिखेंगे? नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। क्या हुआ? नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। अगला वाक्य है, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो इसका मिश्र वाक्य है, तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। ठीक है, तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। हमारा अगला वाक्य देखिए, आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। और इसका मिश्र वाक्य है, आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। तो बच्चों, जिस तरह हमने अभी संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में वाक्य का परिवर्तन किया, तो हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए इतना अभ्यास करा रही हूँ ताकि आप कभी ना भूलें कि मिश्र वाक्य क्या है, सरल वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है। आपको परीक्षा में भी इसी तरह से ही एक वाक्य दिया जाएगा, उसको दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा। तो इसी से संबंधित हमारा अगला हिस्सा है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में वाक्य को परिवर्तित करना। तो पहला है, रोगी ने ज्यों ही दवा पी उसे उल्टी हो गई। रोगी ने ज्यों ही दवा पी उसे उल्टी हो गई। इसका सरल वाक्य है, रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। तो हमारा दूसरा वाक्य है, मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। तो इसका उत्तर है, यानी इसका सरल वाक्य है, मुझे अपने भाई के परीक्षा परिणाम के विषय में बताओ। हमारा अगला मिश्र वाक्य है, क्योंकि वह अंधेरे में पढ़ता रहा इसलिए अपनी आंखें गंवा बैठा। तो इसका सरल वाक्य है, अंधेरे में पढ़ते रहने के कारण वह अपनी आंख गंवा बैठा। हमारा अगला मिश्र वाक्य है, वह मुझे कहता है कि आओ। इसका सरल वाक्य है, वह मुझे आने के लिए कहता है। हमारा अगला मिश्र वाक्य है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। तो हमारा सरल वाक्य है, यही बैल से आहत बच्चा है। ठीक है। दूसरा, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। इसका सरल वाक्य है, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। तो हमारा अगला पड़ाव है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। इसका संयुक्त वाक्य है, सुषमा बीमार है इसीलिए स्कूल नहीं गई।
तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, यदि आप उससे मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। तो इसका संयुक्त वाक्य है, आप उससे मिलना चाहते हैं इसीलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें। अगला वाक्य है जो मिश्र वाक्य है, मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। इसका संयुक्त वाक्य है, वे मेरे पिताजी है और पलंग पर लेटे हैं। तो हमारा अगला मिश्र वाक्य है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। यह आपका मिश्र वाक्य है। अब हम इसको संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। तो बच्चों इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का प्रश्न जो है कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको बताना चाहूंगी। हमारा पहला प्रश्न है, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। तो ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा देखिए, मुसीबत आ जाए तो उचित नहीं। ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। चलिए मैं कुछ और बताती हूँ। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। हमारा विकल्प है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या तीनों में से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल सही आपका मिश्रित वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। ठीक है, तो हमारे विकल्प है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक और मिश्रित। तो ये मिश्रित वाक्य है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य से तात्पर्य मिश्र वाक्य। बच्चों, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। ये कौन सा वाक्य है बच्चों? हमारे विकल्प है इच्छावाचक, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। बिल्कुल सही, ये भी आपका मिश्रित वाक्य है। बच्चों इसमें मैंने आपको उत्तर पाने के लिए मैंने जो सही विकल्प है उसको मैंने रंग से भरा हुआ है, तो आपको उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। यह आपको अभ्यास करने में आपकी सहायता करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। तो आपका उत्तर आपके सामने है मिश्रित वाक्य, यानी समुच्चय बोधक, सरल और संयुक्त का जो विकल्प था उसके साथ मिश्रित भी है, तो ये मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। तो विकल्प है संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, यानी ये मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, समूह वाक्य और संयुक्त वाक्य। बिल्कुल, रचना की बनावट से हमारे तीन भेद है, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो आपका उत्तर है समूह वाक्य, जो रचना की दृष्टि में रचना के भेद या वाक्य के भेद नहीं है। तो बच्चों हमारा आज का ये पाठ यहाँ समाप्त तो नहीं हुआ है, तो हम यहाँ छोड़ते हैं। अगले अंश में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।